नमस्कार, वेलकम टू प्रेममट। आज अपन देख रहे हैं विश्व और भारत के भूगोल का एक टॉपिक। विश्व के प्रमुख महासागर और उनकी प्रमुख जो भौगोलिक विशेषता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक वाइज के वन लाइनर की सीरीज चल रही है। तो पहला सवाल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो लगभग 70.95%। आज का अपना टॉपिक जो है वो ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख महासागर है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को जल ग्रह या नील ग्रह कहा जाता है? तो सही आंसर होगा पृथ्वी। जो पृथ्वी है उसको जल ग्रह या फिर नीला ग्रह भी कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको सही करना है पृथ्वी को। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल का प्रतिशत कितना है? तब उत्तरी गोलार्ध में स्थल के प्रतिशत की बात करते हैं तो यह है लगभग 60.7%। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये थोड़ा याद रखिएगा, कई बार सवाल रिपीट हुआ है। साथियों, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए या फिर प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वन लाइनर चाहिए तो हमें डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर। नेक्स्ट, विश्व समुद्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, जिसका क्षेत्रफल लगभग है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, महासागरों के समुद्र तल से औसत गहराई कितनी है? तो लगभग 3800 मीटर। जब आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप इंडियन हिस्ट्री से लगभग 10 टॉपिक के वन लाइनर अपलोड कर रखे हैं। प्रत्येक टॉपिक के 300 प्लस वन लाइनर को इंक्लूड किया है, जो सरल से कठिन की ओर है। हर एक सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं रहने वाला है। अपन इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने महाद्वीप का वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, महासागरों की गहराई और महाद्वीपों की ऊंचाई को किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो उच्चतामितीय वक्र द्वारा। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है? कई बार सवाल पूछा गया। तो समुद्र की गहराई मापने की इकाई है फैदम। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट या फिर 1.8 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर एक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। समुद्र तल की ऊंचाई मापने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को कहते हैं डेटम रेखा। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई कितनी होती है? तो महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई होती है 100 फैदम, यानी लगभग 150 से 200 मीटर। किस महासागर का मग्न तट सर्वाधिक चौड़ा है? तो जो आर्कटिक महासागर है, जिसको शेल्फ महासागर भी कहते हैं, उसका जो मग्न तट है वो सर्वाधिक चौड़ा है। नेक्स्ट है, महासागरीय तली के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार है? तो गंभीर सागरीय मैदान के विस्तार का बात करें तो ये लगभग 75% क्षेत्र पर इसका विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट है, महासागरों के सबसे गहरे भाग को क्या कहते हैं? जो महासागर का सबसे गहरा भाग होता है उसको कहते हैं गर्त। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। कई बार सवाल पूछा गया है। महासागर से रिलेटेड प्रत्येक सवाल को ऐड किया है ताकि आपकी परीक्षा में एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। अगर परीक्षा नज़दीक है तो इस मैराथन वीडियो को देख के जरूर जाइएगा। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? जब इस महासागर की बात करें तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर से गुजरने वाली प्रमुख रेखाएं कौन सी है? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ये चारों जो है ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का सही क्रम क्या है? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय मग्न ढाल की गहराई कितनी होती है? तो 180 मीटर से 2000 मीटर के बीच में महाद्वीपीय मग्न ढाल की ऊंचाई होती है, गहराई। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? जब प्रशांत महासागर के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 16,57,00,000 वर्ग किलोमीटर। किस महासागर को जल मंडल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रशांत महासागर को, क्योंकि ये पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है, इसलिए इसको जल मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर उत्तर में किस जल संधि द्वारा आर्कटिक महासागर से मिलता है? तो जब प्रशांत महासागर है वो उत्तर में बेरिंग जल संधि के द्वारा आर्कटिक महासागर से मिलता है। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू किया है तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विश्व में सर्वाधिक द्वीप यानी लगभग 20,000 किस महासागर में पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं और लगभग 20,000 से प्लस इसकी कुल संख्या है।
नेक्स्ट है अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो है मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। नेक्स्ट, वैगनर के अनुसार प्रशांत महासागर किसका सिकुड़ा हुआ भाग था? जो वैगनर है उनके अनुसार जो प्रशांत महासागर था वो पैथलानसा का एक भाग था। हवाई, मार्शल और माइक्रोनेशिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह है उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये तीनों द्वीप है, ये ध्यान रखिएगा, हवाई, मार्शल और माइक्रोनेशिया। नेक्स्ट है टोंगा और फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? तो टोंगा और जो फिजी द्वीप है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है अटलांटिक महासागर, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसको अंध महासागर भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा महासागर उत्तर में ग्रीनलैंड से दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला होने के कारण सबसे लंबा महासागर है? तो यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर के समान है? तो यह है एस अक्षर के समान है। तो एस आकार के समान आकृति किसकी है? तो यह है अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है जीरो अक्षांश डिग्री और जीरो देशांतर रेखाएं एक दूसरे से कहाँ पर मिलती हैं? तो ये दोनों मिलती हैं अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? तो जब अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीपों की बात करें तो उसमें वेस्ट इंडीज़, आइसलैंड, कैनरी, अजोर्स, न्यूफाउंडलैंड और सेंट हेलेना प्रमुख रूप से है। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण बोवेट द्वीप तक लगभग 16,000 किलोमीटर। उत्तरी अटलांटिक में कटक को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉल्फिन श्रेणी, दक्षिण में इसे चैलेंजर कटक कहते हैं। नेक्स्ट है बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो जो बरमूडा ट्रायंगल है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो गहरा स्थान है प्यूर्टो रिको गर्त, जो लगभग 8,605 मीटर गहरा है। सारगासो सागर कहाँ पर स्थित है और इसका नाम किस पर पड़ा? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसका जो नाम है एक समुद्री शैवाल था जिसका नाम था सर्गेसन, उसके नाम पर यह पड़ा था। सारगासो सागर की सीमा किन धाराओं द्वारा बनती है? तो ये गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा, कैनेरी धारा और उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा से बनती है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 7,34,00,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है किस महासागर को आधा महासागर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिंद महासागर को। नेक्स्ट है हिंद महासागर की उत्तरी सीमा किस रेखा द्वारा निर्धारित होती है? तो ये होती है कर्क रेखा द्वारा। हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के किस अक्षर के समान है? जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा, एस आकार में तो था अटलांटिक और एम आकार में अगर पूछा जाए तो आपको करना है हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त, जिसकी लगभग गहराई है 7,725 मीटर। मेडागास्कर और डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है अंटार्कटिक महासागर, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कौन सा महासागर भूमध्य रेखा के पूर्ण रूप से दक्षिण में स्थित है? तो यह है अंटार्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो यह है आर्कटिक महासागर। किस महासागर को बर्फीला महासागर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस महासागर को सिकुड़ता महासागर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है? तो यूरेशियन बेसिन, जिसकी गहराई है लगभग 5,450 मीटर। नेक्स्ट है महासागरीय लवणता को सामान्यतः किस रूप में दर्शाया जाता है? तो प्रति 1000 ग्राम जल में जो लवण की मात्रा होती है उसके रूप में दर्शाया जाता है, जिससे इसकी लवणता का पता लगाया जाता है। सामान्य खुले महासागरीय लवणता कितनी होती है? तो ये 33 से 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। वाष्पीकरण का लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है, तो उस समय लवणता बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि भारी वर्षा होती है, इसी कारण ये लवणता कम इसमें पाई जाती है। नदियों के मुहाने पर लवणता कम होने का कारण क्या है? क्योंकि नदियों द्वारा मीठा जल को बहाकर लाया जाता है, इसी कारण ये लवणता कम हो जाती है। नेक्स्ट, हैरिंग तालाब किस महासागर को कहा जाता है? तो हैरिंग तालाब कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर को। विश्व में सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ने वाला क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो विश्व में सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ने वाला क्षेत्र
ग्रैंड बैंक है उत्तरी अमेरिका के पूर्व में न्यू फाउंडलैंड के पास। डागर बैंक मछली पकड़ने का क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तरी सागर में। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो तुर्की की वान झील, जिसकी जो लवणता है वो 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में है। मृत सागर किन देशों के मध्य स्थित है? तो डेड सी कहा जाता है। जॉर्डन व इजराइल के मध्य है, जिसकी लवणता है 238 ग्राम प्रति 1000। मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समलवण रेखा। महासागरों व सागरों को प्राप्त होने वाली ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट की औसत दर क्या है? तो औसतन प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का औसत तापमान कितना रहता है? तो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस। दक्षिणी गोलार्ध में 16 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल की 3 प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी हैं? तो यह है तरंगे या मतलब लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं। निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं महासागरीय धारा। साथियों, चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक टॉपिक के जितने वन लाइनर बनेंगे सभी को ऐड करेंगे ताकि आपका एक भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं हो। नेक्स्ट है, गर्म धाराएं सामान्यतः किस दिशा से किस दिशा में की ओर चलती हैं? तो जो गर्म धाराएं होती हैं सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। ठंडी धाराएं सामान्यतः कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं? तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। नेक्स्ट है, महासागर की ऊपरी सतह के जल को गति करने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सतही धाराएं। जल जब पवन की गति से प्रेरित होकर धीरे धीरे बहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रवाह। नेक्स्ट है, प्रवाह के सर्वोत्तम उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। नेक्स्ट है, कौन सी गर्म धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है? तो गल्फ स्ट्रीम। लेब्राडोर किस प्रकार की धारा है? तो जो लेब्राडोर है वो एक प्रकार की ठंडी धारा है जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्व तट का तापमान कम करती है। नेक्स्ट है, व्यापारिक पवनों की पेटी में महासागरों के किस भाग में अधिक तापमान रहता है? तो पश्चिमी भाग में। गति के आधार पर धाराओं को किन 3 भागों में बांटा गया है? तो प्रवाह धारा और विशाल धारा। नेक्स्ट है, ये सवाल एक बार रिपीट हो गया है, उसके लिए सॉरी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाती हैं? तो ये उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाती हैं दाहिनी और, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में जल तल की क्या स्थिति रहती है? तो लवणता अधिक होने से घनत्व बढ़ता है, जल तल नीचे हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक व जलवायु नलर को देख सकते हैं। वायुदाब का जल तल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक वायुदाब पर जल तल नीचे तथा कम वायुदाब पर जल तल ऊंचा रहता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली धाराओं को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं प्रवणक धाराएं। व्यापारिक पवनों के कारण भूमध्य रेखाएं धाराएं किस दिशा में बहती हैं? तो ये चलती हैं पूर्व से पश्चिमी की ओर। गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट किन पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं? तो पछुआ पवनों के प्रभाव से। स्कॉटलैंड के पास विवियन टॉम्सन कटक को पार करते समय कौन सी धारा दाहिनी ओर मुड़ जाती है? तो इसका सही आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है, प्रति विषुवतीय धारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति धारा या विपरीत विषुवतीय धारा। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर की किस धारा को गल्फ स्ट्रीम की बहन कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम की बहन कहा जाता है प्रशांत महासागर की एक धारा है किरोशियो धारा। किस धारा को काली विशाल धारा या जापान की धारा भी कहते हैं? तो सही आंसर होगा किरोशियो धारा। सुसीमा धारा किस धारा की शाखा है? तो यह है किरोशियो धारा की शाखा है सुसीमा। नेक्स्ट है, अल नीनो किस प्रकार की जल धारा है? तो जो अल नीनो है ये एक प्रकार की गर्म जल धारा है। कई बार सवाल पूछा गया है, यूपीएससी या आरपीएससी कई सारे स्टेट एग्जाम से भी ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है, ओयोसियो किस प्रकार की जल धारा है? तो जो ओयोसियो है ये एक ठंडी जल धारा है। किस ठंडी धारा को लेब्राडोर की बहन कहा जाता है? तो लेब्राडोर की बहन कहा जाता है ओयोसियो धारा को, जो एक ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट है, ओखोटस्क धारा किस द्वीप के निकट ओयोसियो धारा से मिलती है? तो ये होकोडी द्वीप जो जापान में है उसके पास में आकर ये मिलती है। अलास्का और कैलिफोर्निया धाराओं में ठंडी धारा कौन सी है? तो कैलिफोर्निया धारा। अलास्का धारा जो है वो गर्म है, थोड़ा याद रखिएगा। अलास्का धारा गर्म है और जो कैलिफोर्निया धारा है वो ठंडी है। पेरू या हम्बोल्ट धारा किस प्रकार की धारा है?
तो जो पेरू या हम्बोल्ट है ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, किस धारा के प्रभाव से चिली के आटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं होती? तो पेरू की जो ठंडी जलधारा है उसी के प्रभाव के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा किस प्रकार की धारा है? तो ये एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो गल्फ स्ट्रीम की खोज का श्रेय जाता है पोंस डी लियोन को सन 1513 में। गल्फ स्ट्रीम का सर्वप्रथम मानचित्र 1770 में किसने बनाया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ से उत्पन्न होती है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा के मिलने से कौन सा प्रसिद्ध मछली पकड़ने का चित्र बनता है? तो ग्रैंड बैंक, जो न्यू फाउंडलैंड के पास में है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 7014975639 पर नाम मात्र का चार्ज देने वाला है। नेक्स्ट है, न्यू फाउंडलैंड के पास मछलियाँ अधिक क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से प्लैंकटन की यहाँ पर अधिकता होती है, इसी कारण यहाँ पर मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। गिनी की धारा का निर्माण किस तरह से होता है? जो कनारी धारा के गिनी की खाड़ी में प्रवेश करने से गिनी की धारा का निर्माण होता है। ब्राज़ील धारा का विस्तार कहाँ तक है? तो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सारे 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। अगर आप किसी एग्ज़ाम को लेने जा रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैराथन वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने सरल से लेकर कठिन सवाल को ऐड किया है और प्रत्येक लाइन से प्रत्येक सवाल को बना के ऐड किया है, ताकि आपका एक भी सवाल परीक्षा में नहीं छूटे। लेब्राडोर धारा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू मध्य से। कनारी धारा किस धारा की शाखा है? ये पूछा जाए तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की। नेक्स्ट है, फॉकलैंड धारा किस देश के तट पर बहती है? तो जो फॉकलैंड धारा है ये अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर। बेंगुला धारा की उत्पत्ति कैसे होती है? जब दक्षिण अटलांटिक पछुआ प्रवाह के अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है, उसी समय बेंगुला धारा की उत्पत्ति होती है। थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले गया और हमारे इस PDF को जरूर खरीदिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रत्येक टॉपिक वाइज वन लाइनर की PDF अवेलेबल है, जिसमें लगभग 10,000 प्लस सवाल है प्रत्येक सब्जेक्ट के। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा किस धारा में मिलती है? तो ये मिलती है लेब्राडोर धारा में। उत्तरी अटलांटिक की प्रमुख ठंडी धाराएं कौन सी हैं? तो लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड और कनारी जो उत्तरी अटलांटिक की प्रमुख ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी अटलांटिक की प्रमुख ठंडी धाराएं कौन सी है? तो सही आंसर होगा फॉकलैंड, बेंगुला और दक्षिण अटलांटिक पछुआ प्रवाह। पछुआ पवनों के प्रभाव से प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी धारा कौन सी है? दक्षिणी प्रशांत पछुआ प्रवाह। अटलांटिक महासागर के किस क्षेत्र को तैरता मरुस्थल कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर का एक मरुस्थल है सारगेसो सागर, उसको तैरता हुआ मरुस्थल कहते हैं। सारगेसो सागर किन धाराओं से घिरा हुआ एक शांत जल क्षेत्र है? तो ये उत्तरी विषुवतीय, गल्फ स्ट्रीम, कनारी एवं गिनी धाराओं से घिरा हुआ एक शांत जल क्षेत्र है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह किस धारा को कहा जाता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा को। शीतकालीन मानसून प्रवाह किस धारा को कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून धारा को। शीतकाल में जंजीबार जो अफ्रीका में है, जंजीबार से सुमात्रा की ओर चलने वाली गर्म धारा कौन सी है जो शीतकाल में चलती है? तो सही आंसर होगा प्रति विषुवतीय धारा। सोमाली धारा ग्रीष्मकाल में किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में। मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर धाराओं के मिलने से कौन सी धारा बनती है? तो अगुल्हास धारा, ये याद रखिएगा। जो मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर की धारा है उनके मिलने से धारा बनती है अगुल्हास धारा। अगुल्हास धारा को आगे चलकर किस प्रवाह में मिल जाती है? तो ये धारा है ये आगे चलकर दक्षिणी हिंद पछुआ प्रवाह में मिल जाती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा किस ठंडी धारा की शाखा है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है ये दक्षिण हिंद पछुआ प्रवाह की एक शाखा है। किस महासागर में धाराओं की दिशा 6 महीने घड़ी की दिशा में और 6 महीने विपरीत दिशा में बदलती हैं? तो सही आंसर होगा उत्तरी हिंद महासागर की। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया धारा। महासागरों में जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ज्वार यानी ऊपर उठना एवं भाटा यानी नीचे गिरना, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा मुख्य रूप से किन शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है? सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की जो शक्तियाँ हैं उसी के कारण ज्वार भाटा आता रहता है। ज्वार भाटा को लेकर अपन अलग से वीडियो को इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज्वार भाटा से उत्पन्न तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं ज्वारीय तरंग।
पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल के कारण कौन सा ज्वार आता है? तो जो पृथ्वी का उपकेंद्रीय बल है उसके कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आते रहते हैं। इसका सेंस नेक्स्ट है, एक प्रत्यक्ष ज्वार और एक अप्रत्यक्ष ज्वार के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसका सही आंसर होगा 12 घंटे 24 मिनट। 12 घंटे 24 मिनट। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है? तब आता है उच्च या दीर्घ ज्वार। नेक्स्ट है, युति की स्थिति कब होती है? तो इसका सही आंसर होगा अमावस्या को। युति की स्थिति कब होती है? तो ये स्थिति होती है पूर्णिमा को। नेक्स्ट, निम्न या लघु ज्वार कब आता है? तो जो निम्न या लघु ज्वार होता है ये शुक्ल व कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होते हैं तब आता है। दैनिक ज्वार किसे कहते हैं? एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा को दैनिक ज्वार कहते हैं। मिश्रित ज्वार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं सुमात्रा के पास में। अगर आपको PDF चाहिए सब्जेक्ट वाइज तो हमें DM कर सकते हैं 7014975639 पर। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उस ज्वार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उपभू ज्वार। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम में होते हैं उस समय जो ज्वार आते हैं उसको कहते हैं उपभू ज्वार। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो कनाडा की फंडी की खाड़ी में 15 से 18 मीटर की ऊंचाई तक का ज्वार आता है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में दिन में कितनी बार ज्वार आता है? तो 4 बार। लहर के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जब ज्वार आता है तो उसको कहते हैं शिखर या फिर सुरंग। नेक्स्ट है, लहर के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गर्त। नेक्स्ट है, दो शिखरों या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये जो दो गर्तों के बीच की दूरी है उसको लहर की लंबाई के रूप में जाना जाता है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा से लिया गया है। सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुनामी का शाब्दिक अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें। समुद्र की तली में भूकंप या ज्वालामुखी से उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहते हैं? और उसी को सुनामी कहा जाता है। सातवीं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। विश्व के प्रमुख महासागर से जुड़े लगभग 144 सवालों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और ज्वार भाटा को भी समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।